वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और जैसा कि जानते हैं कि CSS 2022 से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये कहा है कि जो बंदे स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वही रिटन के पेपर देंगे। वही चीज़ माइंड में रख के मैंने ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम MCQs हर फील्ड के कवर करेंगे, चाहे वो एवरीडे साइंस के हो, पाकिस्तान अफेयर के हो, इस्लामियात के हो, या इंग्लिश से हो, चाहे वो उर्दू से हो। ना सिर्फ ये बल्कि आज का जो भी टेस्ट, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ले, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ले, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ले, या चाहे सखर IBA ले, उसमें अंदर एक 1 MCQ पेपर लिया जाता है, जिसके अंदर यही पोर्शन होते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि जो MCQs होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, एवरीडे साइंस के होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स के होंगे, इस्लामियात के होंगे, इंग्लिश के होंगे और दीगर सब्जेक्ट्स के होंगे। लेकिन ये मेन है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है एवरीडे साइंस की। इस वीडियो में हम तकरीबन 70 के करीब जो हैं वो एवरीडे साइंस के MCQs कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ये वो MCQs हैं जो कि बहुत रिपीटेड हैं। ये मैंने बहुत सी मेहनत के बाद ये MCQs आपके लिए इकट्ठे किए हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी है। चलिए शुरू करते हैं अपना ये मैं आपको इस वीडियो का फॉर्मेट बता दूं। ये मैं एक तरह से रिटन फॉर्मेट होगा, यहाँ पे हर एक चीज़ मैं लिखूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। आपको पता है कि 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है हर टेस्ट में कि यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कौन है, यूनिवर्सल डोनर, कि वो कौन सा ग्रुप है जो हर किसी को दे सकता है। बाज़ का डिफरेंट ब्लड के ग्रुप्स होते हैं, लेकिन आप हर ग्रुप किसी को नहीं दे सकते। सिवा एक ग्रुप है जो हर किसी को दे सकता है, और वो कौन सा है, टाइप O, ठीक है ना। आपको पता है कि एक ब्लड ग्रुप A होता है, आपने सुना A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, ये ग्रुप आपने सुने होंगे। लेकिन जो ग्रुप होता है जो कि आपने देना होता है हर किसी को, वो होता है टाइप O, ठीक है ना। ये होता है टाइप O। तो अगर आपसे MCQ में पूछा जाए, अगर आपसे किसी भी टेस्ट में पूछा जाए कि भाई आपने हमें बताना है कि यूनिवर्सल डोनर के वो ब्लड ग्रुप जो आप किसी को भी दे सकते हो, यो बंदा किसी को, अगर मेरा ब्लड ग्रुप अगर O होगा तो मैं किसी को भी ब्लड दे सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो आप किसी को भी दे सकते हैं। तो अगर जी आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी दिया जा सकता है, तो ब्लड O है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उन ब्लड ग्रुप के कितने ग्रुप्स हैं, अगर आपसे ग्रुप्स पूछा जाए या टाइप्स पूछा जाए, तो आपका जवाब होगा 4। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि उन ब्लड ग्रुप्स के कितने हैं, उसमें एक होता है A, फिर होता है B, ए ग्रुप, फिर होता है B ग्रुप, दूसरा होता है AB ग्रुप, और फोर्थ होता है O ग्रुप, ठीक है ना। ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आपका A से होगा, A पॉजिटिव होगा, A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, या O पॉजिटिव या A नेगेटिव, ये आपके ब्लड ग्रुप होंगे। तो आज की जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी वो हमने ये पढ़ी फर्स्ट हमारे MCQ में कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है ब्लड ग्रुप O, और जो कि अगर हम टाइप की बात करें, हमने टाइप की बात की कि कितने उनके ग्रुप हैं, तो उनके ग्रुप हैं 4 ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ड्रिंक्स पी होगी, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो 7 अप हो, या आपने अभी देखा होता है कि फुटबॉल कब चल रहा था कि रोनाल्डो ने एक कोका कोला की जब बोतल दी उसे हटाकर पानी रखा, और उसकी वजह से उसको तकरीबन 6 से 7 बिलियन कोका कोला को नुकसान हुआ। तो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में एवरीडे साइंस में MCQ पूछा जाता है कि पेप्सी में, 7 अप में, कोका कोला या कोई और भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इन सॉफ्ट ड्रिंक में, चाहे पेप्सी हो, कोका कोला, कोई भी हो, इनमें कौन सी हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में गैस, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चले, हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स की तो बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि जो बलून्स और एयरशिप्स होंगे। आपने देखा होगा
कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कि ये बलून्स जो होती हैं वो जब भी किसी बच्चे से छूट जाती हैं तो ऊपर चली जाते हैं। या आपने कोई ऐसी एक तरह से एयर शिप्स देखी होंगी जिसमें लोग ट्रेवल करते हैं, ये इनमें हवा वगैरह होती है, इसका शेप माजरत के साथ, लेकिन ऐसी होती हैं, तो इनको बलून्स कहा जाता है, इनको एयर शिप्स कहा जाता है। तो अगरचे आपसे पूछा जाए कि बलून्स में और इन एयरशिप्स में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है जिसकी वजह से वो उड़ते हैं, तो आपका जवाब होगा हीलियम। हीलियम इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल लाइट होती है जिसकी वजह से ये उड़ जाते हैं, क्योंकि अपनी सराउंडिंग से इनकी जो कंपेयर किया जाए तो वो बिल्कुल कम होती है, इस वजह से हीलियम की वजह से ये उड़ जाते हैं। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि वो कौन से गैस जो है कि बलून और एयरशिप में यूज़ होती है, तो आपका जवाब होगा हीलियम। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड। जी हाँ, दिल हम जैसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए आपकी जो हार्ट होती है, दिल होती है, इसमें कितने चेम्बर्स होते हैं, तो आपका जवाब होगा 4। इसमें 2 चेम्बर्स होते हैं। अगर जी आपसे पूछा जाए कि पल्स रेट कितनी होती है एक एवरेज बंदे की, पल्स रेट कहा जाता है कि आपकी दिल कितना धड़कती है एक रेट में, तो आपकी एक एवरेज बंदे की जो दिल धड़कती है वो 72 से लेकर 80 तक, मीन्स आपकी जो दिल धक धक करती है ये 1 मिनट में 72 से लेकर 80 तक ये आपके दिल धड़कती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर उसके वज़न की बात करें हार्ट की, तो तकरीबन 300 से 400 करीब के बीच में होता है। आप ये देख लीजिएगा कि हार्ट की क्या वेट होता है, 300 से 400 ग्राम ये उसका होता है। ठीक है, अब हम ब्लड पे बात कर ही लेते हैं हार्ट पे, तो हम ब्लड की बात कर लेते हैं कि ब्लड जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। हमारी सारी बॉडी है, आपको बाज़ का तो लोगों को लगता है कि दिल हमारा ब्लड प्रोड्यूस करता है। जी नहीं, दिल सिर्फ खाली ब्लड को पंप करता है। सारे जिस्म में जैसा एक पंप होता है, हैंड पंप होता है, वो पानी निकालता है, लेकिन पानी ज़मीन से आता है। वैसे ही हमारे जिस्म में, सारे जिस्म में जो ब्लड को दौड़ाता है वो हार्ट होता है, लेकिन जो हार्ट होती है वो प्रोड्यूस होती है बोन मेरो में। जी हाँ, तो अगरचे आपको ये नहीं पता तो आप नोट कर लें कि जो बोन मेरो आपका होता है उसमें आपकी ब्लड प्रोड्यूस होती है। ये आप देख लें, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता। ठीक है ना, चले जी अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें हमारी जो ब्लड है, ठीक है ना, ब्लड पे बात है तो ब्लड की भी बात करते हैं। यह जो ब्लड है इसके अंदर वाटर का क्या परसेंटेज है, तो आपका जवाब होगा 90%। जी हाँ, आपकी ब्लड में 90% वाटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो ब्लड है उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है, तो आपका जवाब होगा 90%। जी हाँ, 90% जो है वह एक तरह से आपकी ब्लड में पानी मौजूद होता है। दूसरा सवाल कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का जो लेयर है, अर्थ क्रस्ट, इसमें ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के क्रस्ट में ये जो लेयर है ऊपर वाला, इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें है नाइट्रोजन। अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और पानी पे सवाल है, उससे देख लेते हैं कि, चले जी यहाँ पे देख लेते हैं। क्या आपको पता है कि आपके यहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं? आपको पता है सारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं। एक तो ये ग्रीन प्लांट जो है ये इनके लिए काम करता है फोटोसिंथेसिस का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ये सारे प्लांट्स ज़्यादातर ग्रीन क्यों होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि इनके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे प्लांट्स के कलर जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है, क्यों, उसका रीज़न होगा क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल को यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और इनको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं, तो उसका रीज़न होगा क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, इसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन्स के स्प्लीन के बारे में, जी हाँ,
ये एक ऑर्गन होता है, ह्यूमंस में मौजूद होता है स्प्लीन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जी हाँ, आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो इसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जब मर जाते हैं तो वो स्प्लीन में चले जाते हैं, इसी वजह से स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। आपको ये एमसीक्यू आ सकता है इस तरह से कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनको एक तरह से क्या कहा, वो कहाँ मरने के बाद ख़त्म होने के बाद जाते हैं, तो आपके ऑर्गन किडनी लिवर वगैरह वगैरह हो सकता है, तो आपका ऑप्शन होगा कि स्प्लीन में चले जाते हैं। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर जो हम बात करें आरबीसी के लेके रेड ब्लड कार्पल्स, उनकी अगर ड्यूरेशन की बात करें कि ये ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जानवर में कितनी देर तक रहते हैं, तो वो होता है 120। जी हाँ, 120 दिन तक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, बाद में ये डिस्ट्रॉय या ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसकी जगह कुछ नए आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इस वजह से आपको करना होगा कि रेड ब्लड सेल अगर उनकी डेज़ पूछा जाए कि कितने डेज़ वो ज़िंदा होते हैं, तो आपको जो होगा 120 डेज़। अगर ब्लड की बात चल रही है तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो ब्लड का कलर रेड होता है, आपने देखा होगा कभी भी आपने ब्लड वगैरह देखी तो ये लाल होती है। अगर मेरे लाल आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो उसका जवाब आएगा हेमोग्लोबिन। जी हाँ, हेमोग्लोबिन। तो अगर जी आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो उसका जवाब होगा हेमोग्लोबिन। देखिए, आपने एडजस्ट करना होगा, मेरे पास कोई पेन वगैरह या ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से पेश कर पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से पेश करूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में कुछ बेहतरी कर पाएँ विद अर्निंग। जो भी अर्निंग आएगी तो कुछ गजेट्स वगैरह मार्केट्स में हैं तो सही, लेकिन इस वक्त इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कि वो गजेट्स हम परचेज़ कर पाएँ। अगर हम बात करें कि प्लास्टिक में या स्टील में, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इलास्टिसिटी किस में है, सबसे ज़्यादा लचक किस में है, तो जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो तो प्लास्टिक ही करेगा, लेकिन इसका सही जो जवाब है वो है स्टील में। स्टील के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेशियो ऑफ स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इस वजह से जो स्टील होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बैटरीज होते हैं, आजकल सोलर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर वैसे ही एनर्जी का मसला होता है, अगर आपसे पूछा जाए ये जो आपके एसिड बैटरीज होते हैं, एक मिनट, ये जो बैटरीज होती हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं, बैटरीज, जैसे देखें सवाल वही होंगे जो कि आपके इर्द गिर्द होंगे, उन्होंने आपसे वही सवाल पूछने जिनसे आपका ताल्लुक़ होता है, वो नहीं होंगे जो बिल्कुल हाई फाई हों, वही कॉमन। ये जो बैटरीज़ हम घर में यूज़ करते हैं, सोलर वगैरह से एनर्जी करते हैं, फिर सोलर के बल्ब वगैरह उनसे जलाते हैं, इसके अंदर या गाड़ियों में ही इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आपका जवाब होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि इन गाड़ियों की बैटरीज में कौन सा एसिड होता है, तो आपका जवाब होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बाज़ का तो लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की कमी से होती है, दूसरा होती है कलर ब्लाइंड पर्सन। क्या? कलर ब्लाइंड। तो लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि अगर कोई बंदा कलर ब्लाइंड है तो वो दो कलर में फ़र्क नहीं पड़ता, एक होता है रेड, दूसरा है ग्रीन। जिस बंदे को कलर ब्लाइंडनेस होगी वो रेड और ग्रीन में फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई अगर कलर ब्लाइंड पर्सन है जिसको कलर ज़ाहिर नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि उसको ग्रीन और रेड कलर में फ़र्क नहीं आता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो कलर में एक कलर ब्लाइंड पर्सन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो आपका जवाब होगा रेड एंड ग्रीन, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए, ये पेन ले लें एक मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हेमाफोलिया जो है ये कौन,
ठीक है ना। तो थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए हम माजरत खेद करते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए हेमोफोलिया, ठीक है ना, हेमोफोलिया ये एक जो डिज़ीज़ है हेमोफोलिया, ये एक हेरिडिटी डिज़ीज़ है। तो आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि हेमोफोलिया कौन सी डिज़ीज़ है, तो आपका ऑप्शन होगा ये एक हेरिडिटी डिज़ीज़ है। हेरिडिटी का मतलब ये कि ये लोगों में अपने वालिदैन से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। तो ये आप कोई बात नहीं, अगर आप ये आप देख लीजिएगा हेमोफोलिया। नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। आपको पता है कि ये जो ब्लड शुगर होती है, ब्लड शुगर लेवल, इनको कंट्रोल कौन करता है आपके जिस्म में? इंसुलिन, ठीक है ना। जो जिस बंदे की इंसुलिन पेंक्रियाज में सही होते हैं तो उनके अंदर इंसुलिन प्रॉपर काम करती हैं। बाज़ का ये होता है कि उनके कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसमें ये होता है कि इंसुलिन पर आप जो पेंक्रियाज इंसुलिन प्रॉपर तौर पे यूज़ करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं बंदे इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है ना। ये बंदे क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेते हैं। तो जो इंसुलिन बंदे अपने इंजेक्शन या टेबलेट के तौर पर लेते हैं वो शुगर लेवल पर कंट्रोल करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल पर कौन कंट्रोल करता है, तो आपका जवाब होगा इंसुलिन कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। इसी शुगर लेवल पे हम बात करते हैं कि जो ब्लड शुगर लेवल होते हैं, अगर कोई बंदा इनको मेयर करता है, अगर आपने अपने वालिद की या मदर की किसी के को भी अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर आपने उनकी ब्लड शुगर को मेयर करना है तो आप जो मीटर मेयर करते हैं वो किस में माप करते हैं? उसका जवाब है mg डेसीलीटर, ठीक है ना, डेसीलीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड शुगर होती है उसको मेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं, तो उसके करीब में लिखना mg डेसीलीटर। ये आपने याद होना चाहिए कि ब्लड शुगर जो होती है इसको मेयर करने के लिए डेसीलीटर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि आज के टाइम में एक डिजिटल करेंसी का दौर है, तो उस करेंसी की स्टडी को कहा जाता है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्टो मीन्स कोड वगैरह, तो कोड की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है क्रिप्टोलॉजी, ठीक है ना। इसमें हम कोड्स पढ़ते हैं, वो डिजिटल जो आजकल करेंसी है उसके अंदर भी ये कोड वगैरह होते हैं। तो अगर आपसे पूछे क्रिप्टोलॉजी क्या है, तो ये कोड के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या आपको पता है कि ये जो टीबी वगैरह है, ये जो टीबी होती है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, टीबी या कफ या डिप्थेरिया, अगर आपसे पूछा जाए इनको काज वायरस करता है या बैक्टीरिया, तो आपका जवाब होगा बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया प्लूरल, इसका सिंगुलर है बैक्टीरियम। तो टीबी और डिप्थेरिया ये कौन काज करता है? आपका ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। धड़ा से आपने जवाब देना है कि ये जो टीबी और डिप्थेरिया होते हैं इनको बैक्टीरिया काज करता है। टीबी कफ वगैरह इनको बैक्टीरिया करता है। अब हम दूसरे पे चलते हैं, पोलियो की अगर बात करें, एड्स की बात करें, पोलियो, एड्स, मीजल्स, इनको वायरस डिजीज़ कहा जाता है, और आज के टाइम में कोरोना भी। तो पोलियो भी वायरस की वजह से होती है, एड्स भी वायरस की वजह से होती है, मीजल्स भी वायरस की वजह से होती है। अगर कभी भी इन डिजीज़ के बारे में पूछा जाए, पोलियो वायरस की वजह से होता है, एड्स वायरस की वजह से, मीजल्स वगैरह वायरस की वजह से होता है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड कार्पल्स भी कहा जाता है, इनका एक साइंटिफिक नेम है, इनको कहा जाता है एरीथ्रोसाइट, ठीक है ना, एरीथ्रोसाइट्स। तो रेड ब्लड को क्या कहा जाता है? रेड ब्लड कार्पल्स को एरीथ्रोसाइट्स, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एरीथ्रोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए वाइट ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स को क्या कहा जाता है, तो वाइट ब्लड कार्पल्स जो को है उनको कहा जाता है वाइट ब्लड ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरीथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरीथ्रोसाइट्स।
रेड ब्लड को एरिथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड कार्पल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पल्स और रेड ब्लड कार्पल्स। अगर आप चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस वगैरह पहनते हैं, तो ग्लासेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव, दूसरे होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं कि वो लेंस जो कि सेंटर पर थिनर हो और जो एजेस पे थिकर हो, तो उस लेंस को कॉनकेव कहते हैं या कॉन्वेक्स कहते हैं। तो वैसे लेवर को कहा जाता है कॉनकेव, ठीक है ना। तो जो सेंटर पे थिनर हो और जो साइड पे थिकर हो तो उसको कहा जाता है कॉनकेव लेंस। ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है कि उसकी आपको एक तरह से कंडीशंस वगैरह बता के आपसे पूछा जाए कि किस किस्म का ये लेंस होता है, तो आपको इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके पास सिम होगी। बाज़ का इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आई से आइडेंटिटी और एम से मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किसने दिए थे, तो उसका जवाब है फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस के जो कानून हैं वो किसने दिए हैं? माइकल फैराडे ने दिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी आगे चलते हैं। अगर हम बात करें डेंगू की, डेंगू आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है लाहौर में, ज़्यादातर वहाँ से शुरू होता है, उस शहर में पता नहीं क्यों, लेकिन दीगर शहरों पेशावर कराची वगैरह में भी मौजूद होता है। लेकिन डेंगू से रिलेटेड जो खबरें होती हैं वो पंजाब से ज़्यादा न्यूज़ में सुनने को मिलती हैं। तो ये डेंगू एक फ़ीवर है, बहुत ख़तरनाक फीवर है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू फीवर किस मच्छर के, ये फीमेल्स होते हैं, सारे जो भी फीवर वगैरह होते हैं ये फीमेल मॉस्किटोस होते हैं। अगर अच्छे उसका नाम पूछा जाए तो उसका नाम होगा एडीज एगिप्टी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए डेंगू कहाँ से होता है? फीमेल मॉस्किटो से। उसे कौन करता है? एडीज एगिप्टी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए उस फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है, तो आपका जवाब है एडीज एगिप्टी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए। प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हम जब छोटे थे तो बाज़ का कुछ कंपनी वाले आते थे पानी को साफ़ करने के लिए। तो एक और तकलीफ होती है कि पानी, वाटर जो होता है उसको प्यूरीफाई करने के लिए, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट वगैरह यूज़ करते हैं? तो वो है क्लोरीन। तो आपसे पूछा जाए कि वाटर को किससे साफ़ किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आपका जवाब होगा क्लोरीन। हम क्लोरीन से उसको साफ़ करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें जो काओ मिल्क होता है, ठीक है, अगर हम कहें काओ मिल्क में पानी की परसेंटेज क्या है, तो आपका जवाब होगा 80%। जी हाँ, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आपको आगे कि काओ के मिल्क पे जो दूध है, काओ का जो दूध है उसके अंदर जो पानी की परसेंटेज है वो 80% है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बात करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो विटामिन के से होती है कि अगर आपके जिस्म में विटामिन के की पूरी कमी होगी तो वो आपकी मदद करेगी। लेकिन एक और एलिमेंट है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, वो है कैल्शियम। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम पूरे मिकदार में होगा तो कभी भी अगर ब्लड आपको चोट लगेगी तो ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर कैल्शियम से रिलेटेड आपसे पूछा जाए तो ये आप घबराना नहीं, आपने सही जवाब देना है।
बाज़ का ये पूछा जाता है, हमें पता है कि एटम जो है वो पहले ये कंसिडर किया था कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फिर एटम को जो है वो मुख्तलिफ एक तरह से उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डेवलप किया गया। लेकिन उससे भी छोटी चीज़ अगर स्मॉलेस्ट की बात करें कि स्मॉलेस्ट जो चीज़ साइंटिस्ट ने आज के टाइम डिस्कवर की वो है क्वार्क। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट चीज़ जो कि आज के टाइम में साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है वो है क्वार्क। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये है 0.03 ये परसेंटेज है। जो एक तरह से एयर का कंपोजिशन है उसमें अंदर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो है 0.03। देखिए कितनी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके क्लाइमेट चेंज के कितने ख़तरनाक असरात हैं। अगर एटमॉस्फेयर कार्बन के एयर की बात करें तो उसमें अगर नाइट्रोजन के बारे में आपसे पूछा जाए जो कि सबसे ज़्यादा होती है वो होगा आपका जवाब 78। अगर कभी आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए तो आपका होगा जवाब 21। तो कार्बन की जो है वो 0.03 है, नाइट्रोजन की 78 है, ऑक्सीजन की अगर बात करें वो 78 है, ऑक्सीजन की 21 और सॉरी अगर मैंने ऑक्सीजन की लिखा, ऑक्सीजन की 21 है, नाइट्रोजन की 78 है और कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। ठीक है, सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं जो कि बंदे वगैरह यूज़ करते हैं। उस इलेक्ट्रिक हीटर किस चीज़ का बना था इलेक्ट्रिक हीटर, तो आपका जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर जिस मटेरियल से बनता है उसको कहते हैं नाइक्रोम। ठीक है ना, ये आपको पता है नाइक्रोम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं तो आपका जवाब है ये जो मटेरियल में होता है, इनके अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है नाइक्रोम। यह को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर जो हम बात करें हार्ट की, अगेन ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें कि एक इंसान की हार्ट कितनी दफ़ा उसका जो हार्ट के अंदर वाल्व्स होते हैं बाज़ का ये ख़राब हो जाते हैं तो उनको चेंज कर लिया जाता है। ठीक है ना, जब नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके ख़राब होते हैं तो लंदन से जाके चेंज कर देते हैं। तो हार्ट के वाल्व्स दिन में तकरीबन कितनी दफ़ा खुलते और बंद होते हैं, 1 लाख दफ़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो हार्ट है उनके जो वाल्व्स होते हैं वो कितनी दफ़ा खुलते और बंद होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि तकरीबन दिन में जो होते हैं ये 1 लाख दफ़ा खुलते और बंद होते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। ये आपने बहुत सुना होगा, CSS का जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है उसमें भी ये टॉपिक है बैलेंस डाइट। इसे क्या कहा जाता है? बैलेंस डाइट उस डाइट को कहा जाता है, उस खाद्य के पोर्शन को कहा जाता है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हो। हर वो खाना जिसके अंदर आपकी मेंटेनेंस और आपकी ग्रोथ के पूरे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ पे और आपकी मेंटेनेंस अगर आपको चोट वगैरह लग जाती है तो आप वो खाना खाते हैं जिसकी वजह से वो अज़ाला हो जाता है, तो उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, वो खाना जिसके अंदर आपकी ग्रोथ और आपके मेंटेनेंस के खाना मौजूद हो, न्यूट्रिएंट्स, उसे कहते हैं। अगर जो हम बात करें हमारे ब्लड प्रेशर की, बाज़ का MCQ में पूछा जाता है कि रात के टाइम जब हम सोते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है या राइज़ होता है, तो इसका जवाब होता है डिक्रीज़। जब आप सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि ब्लड प्रेशर जो होता है आपका क्या करता है कि सोने के टाइम ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्कल की। अल्लाह पाक ने सबसे अच्छी जो चीज़ इंसान बताई वो दिमाग बताया, उसमें ज़्यादा अच्छी जो दी उसने अकल दी। अशरफुल मखलूक़ात इंसान अपनी अकल की वजह से। तो इंसान का जो ब्रेन है, ठीक है ना, ये इंसान का ब्रेन है। अगर आपको पूछा जाए इंसान का जो ब्रेन वो कहाँ पर, स्कल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कल में कितनी हड्डियाँ हैं, डबल एल, तो उसमें जवाब होगा 30। जी हाँ, आपका जो दिमाग होता है उसके अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 30 होती हैं। इसी वीडियो में हमने बात की थी कि वो ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को दे सकता है और ये एक तरह से मुश्किल भी होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल रेसिपिएंट की कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला बंदा है जो कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वो है A और B, ब्लड A ग्रुप AB।
ए बी ब्लड ग्रुप जिसका भी होगा वो कोई भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके बाद ए भी है, उसके पास बी भी है, दोनों उसके साथ साथ हैं। तो जिसके भी बॉडी के अंदर एंटीजेंस ए और बी ब्लड ग्रुप होंगे वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ए बी हैं तो आप कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ये आपको अपने डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। अगर हम बात करें ग्लैंड्स की जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आता है तो कहाँ पर होते हैं, जिनसे आपके अंदर जिस्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर पसीना आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके ग्लैंड्स जिनसे ज़्यादा पसीना आता है तो वो आपके आर्म पिट में, बगला में, ठीक है ना, आर्म पिट्स, और आपकी बदबू भी वहाँ आती है, आप परफ्यूम वगैरह भी वहीं हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये है। अगरचे हम बात करें लॉन्गेस्ट मसल की बात करें, मसल्स जो होते हैं इंसान के अंदर कितने हैं, तकरीबन 700 के करीब आपके अंदर मसल्स हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डियां तो 206, मसल कितने 700 के करीब हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब थाइज और बुटोक्स। जी हाँ, ये आपके बुटोक्स होते हैं, इसकी मीनिंग आप देख लीजिएगा, उर्दू में जो उसकी मीनिंग है मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मसल आपके बुटोक्स होते हैं, और इसको थाइज वगैरह भी कहते हैं, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, ये जो हम गैस यूज़ करते हैं नेचुरल गैस वो, और हम बात करें पेट्रोलियम की, उसके अलावा हम बात करें पेट्रोलियम के अलावा अगर हम बात करें कोल की, अगर पूछा जाए इसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, कौन सा मेन पार्ट होता है, तो होता है मीथेन। हम जो गैस यूज़ करते हैं और जो पेट्रोलियम होता है और जो कोल मीन्स बर्निंग वाली चीज़ों में क्या होता है, मीथेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मीथेन होता है। ये आपने स्लेवा के बारे में ज़रूर सुना होगा कि स्लेविया क्या काम करता है। स्लेविया का काम होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्लेविया के काम क्या काम होता है, तो आपके फूड को, स्टार्च को, जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद है। फूड तो वैसे ही माउथ से ही डाइजेशन, अगर आपसे पूछा है कि डाइजेशन कहाँ से शुरू होते हैं तो वो माउथ से ही शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मसल मैंने आपको बताया कि 700 के करीब आपके मसल हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कभी भी आप मेजर करोगे तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो आपकी बॉडी का होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो एक इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं, ये आपको होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मेरे ख्याल स्मॉलेस्ट भी होते हैं, ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसकी फ़िलहाल मैं गारंटी नहीं लेता, गारंटी मैं किसी भी नहीं लेता, ये आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये कहाँ पर होता है, ये ब्रेन के अंदर होता है। जी हाँ, ब्रेन के नीचे वाली साइड में होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, बिलो द ब्रेन, ठीक है ना, ये आपको पता चाहिए, बिलो द ब्रेन ये होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के रेज़ होते हैं, अल्फ़ा रेज़, गामा रेज़, बीटा रेज़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स सबसे ज़्यादा घुसने की ताकत किस में है, तो आपका जवाब होगा अल्फ़ा रेज़। जी हाँ, ये जो अल्फ़ा रेज़ होते हैं सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग जो एक तरह से अहलियत है वो अल्फ़ा रेज़ की है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, एक और शुरुआत करते हैं। विजडम टीथ, जैसे हम कहते हैं अकल वाले दांत, ये कब ग्रो होना शुरू होते हैं। अगर हम बात करें विजडम टीथ की, तो विजडम टीथ 17 से लेकर 30 ईयर्स तक विजडम टीथ आ जाते हैं, इसी दौरान कभी भी आ सकते हैं। आज के टाइम मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 28 से 29 साल है, तो मेरा अभी भी एक विजडम टीथ ग्रो कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजडम टीथ कब ग्रो करते हैं, तो आप धड़क से कह दें कि ये यहाँ के रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिवॉल्वर ख़तरनाक चीज़ है। रिवॉल्वर किस बंदे ने इजाद किया था, तो आपका जवाब होगा कॉल्ट। कॉल्ट नामी बंदे ने रिवॉल्वर को इजाद किया था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा है कॉल्ट ने क्या किया था, तो उस बंदे ने रिवॉल्व किया था। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं, डेंड्रोलॉजी, ये डेंड्रोलॉजी ट्रीज़ की स्टडीज़ कहते हैं। अगर आप पौधों वगैरह की स्टडी करते हैं तो उसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्टडीज़ को क्या कहें।
आपने देखा माचिस वगैरह होते हैं, ये आप तक हम सब सेफ्टी माचिस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। माचिस, इस माचिस में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है जलाने के लिए, तो है रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस जो है ये हम यूज़ करते हैं सेफ्टी मैचेस में। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो माचिस होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो उसके अंदर जो होता है वो होता है सेफ्टी मैचेस के रेड फास्फोरस। सेफ्टी मैचेस में रेड फास्फोरस है। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो हैं उनको कहा जाता है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है निकोलस कोपरनिकस, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्योरिटी ऑफ मिल्क है, ठीक है ना, अगर मुझे मिल्क की प्योरिटी को मेजर करना है कि ये कितना प्योर है, तो उसको मेजर करने के लिए जो मीटर होता है वो होता है लैक्टोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरिटी ऑफ मिल्क अगर मुझे मेजर करनी है तो वो मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ, तो आपका जवाब होगा लैक्टोमीटर। एक और है प्रेशर, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर को कौन करता है, तो आपका जवाब होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो प्रेशर को मेजर करता है, बैरोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, बैरोमीटर। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये जो सन होता है सूरज, इसके आउटर स्पेयर, बाहर वाला जो स्पेस है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, तो ये 6000 सेंटीग्रेड होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर वाले सरफेस सन के जो इसका बाहर वाला टेम्परेचर कितना है, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं कि 6000 के करीब इसके यहाँ मौजूद है सेंटीग्रेड। टिश्यू सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है ना, साइटोलॉजी, ठीक। उन ऑर्गन के फंक्शंस को किस तरह से काम करते हैं उन्हें कहा जाता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है ना। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, उनके फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। और जबकि सेल्स मिलकर जो टिश्यूज़ बनाते हैं उन टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। तो टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में बताता हूँ। अगर आपसे पूछे जाए स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो ये स्मॉलेस्ट भी है। अगर आपसे पूछे जाए फास्टेस्ट कौन सा है, तो ये फास्टेस्ट भी है। कम टाइम कौन लेता है अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, यही लेता है 88 डेज। तो ये बिल्कुल करीब भी सूरज के है, स्मॉलेस्ट, क्लोजेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि सन के करीब कौन सा है, तो मर्क्यूरी है स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, और अगर आपसे शॉर्टेस्ट भी टाइम ड्यूरेशन पूछे तो यही आपका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। अगर कहीं आपसे विस्कोसिटी, गाढ़ाई, विस्कोसिटी, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, तो आपका जवाब होगा पॉइस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, तो आपका जवाब होगा पॉइस, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आप अगर कभी चश्मा पहनते हो तो आप कभी आय के डॉक्टर के पास गए होते हो, तो जो आय का डॉक्टर है जिस चीज़ से आपकी आय को चेक करता है उसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं, एक मिनट में ऑप्शन देख लूँ, आय की स्टडी को हम कहते हैं यहाँ पर मौजूद, हाँ, ऑप्थल्मोस्कोप, ठीक है, ये आप देख लें, ऑप्थल्मोस्कोप, ज़्यादा तो नहीं, या ऑप्थल ही याद करें कि आय की स्टडी को जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसको ऑप्थल कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम को जो कहते हैं वो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, और सोलर सिस्टम के बारे में भी निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पेप्सिन जो होते हैं, ये पेप्सिन होता है, पेप्सिन आपके स्टमक में प्रोड्यूस होता है और क्या कहता है, आपके जो स्टार्च होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं
सबसे मोबाइल फ़ोन जो है हम यूज़ करते हैं आज के बगैर मोबाइल फ़ोन बिल्कुल। आप ये जो लेक्चर सुन रहे हो मोबाइल से, मैं जो ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से, तो मोबाइल जो थी वो एक बंदे ने डिस्कवर की थी जिसका नाम था मार्टिन कूपर। तो अगर आपसे पूछा जाए ये किस बंदे ने ईजाद की, तो मार्टिन कूपर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये मोबाइल फ़ोन किसने की, तो आपका जवाब होगा मार्टिन कूपर। ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हम बात करते थे माइक्रोफोन की दूसरी, हाँ ये चलें। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, तो आपका जवाब होगा आइंस्टाइन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी, तो आपका जवाब होगा आइंस्टाइन। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप आइंस्टाइन कह सकते हो। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपसे पूछा जाए लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिए हैं, तो आपका जवाब होगा डाल्टन। और एटॉमिक थ्योरी भी अगर मैंने सही पढ़ा है तो ऐसी नहीं दी थी, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने ही दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए डायमंड के अंदर क्या है, तो डायमंड के अंदर और कुछ नहीं, ये कार्बन ही इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है ये सी लेवल पे कितना होता है। सी लेवल पे एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 760। ये आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर लेवल पे जो प्रेशर होता है वो 760 होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी बीमारी एक तरह से ये बीमारी है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को किस यूनिट पे मेजर किया जाता है, उसका है mmHg। ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको शुगर का भी बताया था, और ये ब्लड प्रेशर का है mmHg। बार बार चीज़ें पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है ना, अच्छे से करें, याद करें, मेहनत करें। अगर हम बात करें एक इंसान में कितनी ब्लड मौजूद होती है, नॉर्मल ब्लड एक इंसान के अंदर कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर्स एवरेज होती है, ये इंसान के अंदर मौजूद होती है। ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो किडनी है, एक किडनी का क्या काम है, आपके अंदर मेरे अंदर ये जो किडनीज़ हैं ये क्या कहती है, ये रिमूव करती हैं वेस्ट को, आपकी और मेरी ब्लड को फ़िल्टर करती हैं, रिमूव करती हैं वेस्ट को। ब्लड में जो वेस्ट होता है उनको किडनीज़ एक तरह से प्यूरीफाई करती हैं, ये आपको और मुझे पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये क्यों न रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसकी वजह से अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP26 अभी स्कॉटलैंड में हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसकी वजह से हो रहा है, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे थी, तो 4 सेंटीग्रेड। अगर 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर उसकी जो होगी वो एक तरह से 4 पे उसकी होगी। आपके यहाँ, मेरे यहाँ, सबके यहाँ घर में एक वॉशिंग मशीन होती है जिसका ये फ़िल्टर फिरता है, जिसकी वजह से कपड़े धुलते हैं। तो ये जो मशीन जिस प्रिंसिपल पे काम करती है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपका जवाब होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हम बिल्कुल एंड में हैं अपनी वीडियो की, तो कुछ आखिरी सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आपको भी छुट्टी, हमें भी छुट्टी। एक मैमल है जो कि आपको बिल्कुल बर्ड लगेगा, लेकिन उसका वो मैमल है, उसका नाम है प्लेटिपस।
अगर आपको कभी ये प्लेटिपस की पिक्चर दिखा के कहें कि ये क्या है, तो आपका जवाब होगा ये प्लेटिपस एक मैमल है। मैमल वो होता है जो बच्चे देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और उसके कान होते हैं। ये आपको बर्ड लगेगा लेकिन ये मैमल है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक एडल्ट में कितने बोन्स होते हैं, तो आपका जवाब होगा 206। बच्चा होता है तो उसके अंदर 300 के करीब होते हैं, लेकिन वो सुकड़ के कुछ कम हो जाते हैं, ठीक है ना। और हमने रेड ब्लड सेल की बात की थी, क्योंकि बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अलजी, जो स्मॉलेस्ट प्लांट्स की बात करें कि वो कौन से होते हैं, तो वो है अलजी। अगर आपको कहा जाए कि स्मॉलेस्ट प्लांट कौन है, तो आपका जवाब होगा अलजी। और आज की इस वीडियो का लास्ट MCQ वो है पोलियो वैक्सीन। जी हाँ, पोलियो वैक्सीन जिसकी वजह से बहुत सारे बंदे आज माजूरी का शिकार नहीं बनते। अगर ना होती तो बहुत सारे बंदे लूढ़े लंगड़े हो जाते। इसको किसने डिस्कवर किया? इसका नाम था अल्बर्ट सेबिन। जी हाँ, हाथ उठा के अल्बर्ट सेबिन के लिए दुआ करें कि इसने ये वैक्सीन बनाई, ठीक है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।